गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार एसएससी का सेट साइंस का ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लगातार आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे और आपके पास ये सेट जा रहा है, साइंस का सेट जा रहा है 30 क्वेश्चन का। रेगुलर 11:30 बजे टाइमिंग है। एवरीडे प्रत्येक दिन आपके पास जा रहा है। यानी साइंस से संबंधित आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई डर, कोई खौफ न रहे। यानी डर से संबंधित, भय से संबंधित जो है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारी दुखों का कारण है। क्या कह रहे हैं? यानी स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छी बात पता है, किसी भी प्रकार की भय और अधूरी इच्छाएं, ठीक है, यानी बात को समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारी दुखों का कारण है। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय ना रहे, कोई कलश ना रहे, कोई कमियां ना रहे, इसलिए मैं लेकर के आया हूं बिहार एसएससी का सेट। जो एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाली है, कुछ ही मंथ में एग्जाम होने वाली है, कुछ ही दिनों बच गए हैं उसके। इसके लिए आपके अंदर किसी भी तरह का कोई खौफ, कोई डर ना रहे। साइंस में जो ही प्रश्न आएगा, सब के सब प्रश्न आपसे आसानी पूर्वक हल हो जाएगा, डील हो जाएगा। इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो यानी एक शेर के साथ मैं सेट को स्टार्ट करता हूँ। कौन सा सेट है? जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ फिर भी शायद, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ फिर भी शायद, निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो, जरा देख तो लो। आइए हम लोग सेट पे, यानी प्रश्न आपसे कह रहा है कि आप मुझे देखिए, ज़रूर देखिए। अनजान हम नहीं हैं, हम जाने पहचाने हैं, बस हमारे यानी प्रश्न को एक बार देख तो लिया जाए। आइए हम लोग बगैर समय को किल किए हुए प्रश्न सेट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? यानी ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं प्रवेश करेगी? तो ध्वनि जो है गैस में प्रवेश करेगी, गैस से गुजरेगी, द्रव से गुजरेगी और ठोस से गुजरेगी। निर्वात में जो है, वैक्यूम में ध्वनि नहीं गुजरती है। तो आपका जो आंसर होगा इसका शुद्ध, और शुद्ध आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। आपसे अगर पूछ दे, क्या पूछे ध्वनि से संबंधित, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपसे ये पूछे कि ध्वनि सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगी, तो सबसे ज्यादा जो है ठोस में करेगी, ठीक। उसके बाद किस में? गैस में। उसके बाद किस में? उसके बाद किस में करेगी? तो आपका ये, सॉरी, उसके बाद ठोस के बाद द्रव में, उसके बाद किस में? गैस में। ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ध्वनि का जो है साउंड यानी स्पीड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, तो जी हाँ साथियों, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कितना करती है? अगर स्पीड आप पूछ दे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ये 340 मीटर प्रति सेकेंड प्लस, मीटर प्रति सेकेंड प्लस क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू गिवन टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला, ये स्पीड का है, टेम्परेचर निर्भर, ठीक है ना। दाब पर, प्रेशर पर जो है ध्वनि का स्पीड जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 340 मीटर प्रति सेकंड प्लस 0.6 इंटू टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर आपको दिया जाए डिग्री सेल्सियस का, वो आप रख दीजिएगा, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें 340 ऐड कर दीजिएगा, तो उसका स्पीड उस ताप पर, उस टेम्परेचर जो आपका ताप दिया जाएगा, गिवन होगा, उसमें निकाल लीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये सारी समझ जो ध्वनि से संबंधित है मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं अब आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है। बीच में पतला मतलब आपको कुछ इस तरह से बात कह रहा है, ठीक, इस तरह से। ये परिधि वाला, ये ऊपर वाला ये पार्ट जो है ये परिधि कहलाता है, और ये वाला सेंटर वाला पार्ट हो गया, बीच वाला हो गया आपका। तो आपको देखिए ये कौन सा लेंस लगता है आपको? परिधि वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष वाला में। जो निकट दृष्टि दोष जिसके पास हो करके है, उसको दूर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जहां पे परिधि पे मोटा और बीच में पतला होता है, यहीं पे बात कर लिया जाएगा इसको। ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। तो अब मैं बता दूं, देखिए परिधि के पास पतला,
प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, परिधि के पास पतला और सेंटर के पास, बीच में क्या हो गया, बीच में हो गया मोटा। तो परिधि के पास पतला और बीच में मोटा, इसको कहते हैं हम लोग उत्तल। और परिधि के पास मोटा और बीच में पतला, इसको कहते हैं हम लोग अवतल। और उत्तल लेंस का प्रयोग किया था किसको, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, किसको, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहीं पे आपको मैं बता दूं एक और, यानी लेंस फार्मूला जो होता है 1 प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 वस्तु दूरी इक्वल टू 1 फोकल लेंथ फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये लेंस फार्मूला है। यहीं पे दर्पण फार्मूला की बात कर दे तो 1 प्रतिबिंब दूरी प्लस 1 वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से, ये इक्वल टू होता है 1/f, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारा दर्पण फार्मूला। क्या है ये दर्पण फार्मूला है। और ये क्या है, मिरर, ये लेंस फार्मूला है, ये याद रखिएगा। और यहीं पे पावर जो होता है, पावर जो होता है 1/f होता है। और पावर का ऐसा मात्रक जो होता है, पावर का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर होता है। यानी लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक अगर आपसे पूछे तो डायोप्टर बताइएगा। यानी पावर, ये लेंस की पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और ये फार्मूला लेंस का फार्मूला है ये, और ये दर्पण का फार्मूला है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंग के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ। तो आप देखिए, पहले सबसे पहले प्राथमिक रंग जानिए। तो मैं एक आपको ट्रायंगल बना देता हूं, आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। ठीक, थोड़ा सा कलर, मैं थोड़ा कलम का कलर चेंज करता हूं। यहां ये है प्राइमरी कलर, जहां जहां टॉप पे मैं कॉर्नर पे लिख रहा हूं ना, ये प्राइमरी कलर कहलाएगा। लाल, हरा और नीला, मतलब प्राइमरी कलर कितने हो गए, 3 हो गए, लाल, हरा और नीला, ये प्राइमरी कलर हो गया। राइट, चलिए अब बात कर ले हम लोग, किसकी बात करें, सेकेंडरी कलर की। सेकेंडरी कलर यहां बीच वाला है। ठीक है, कलर ही, कलम ही का कलर चेंज कर लेते हैं। ये है पीला आपका। ठीक, ये आपका स्काई ब्लू होगा, स्काई ब्लू, हाँ ये है आपका, इसको मैं डाल देता हूं। इसको मैं डालता हूं ताकि आप भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो काम आ जाएगा। ठीक है ना, और कोई कलर, इसको हरा कर देते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पे लिखिए, अब उसको ज़्यादा इतना करना नहीं है मुझे। देखिए, प्राइमरी कलर कौन कौन हो गया आपका, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला, ये प्राइमरी कलर हो गया। प्राथमिक कलर आपका लाल, हरा, नीला। ठीक है ना, लाल है, हरा है और नीला है। सेकेंडरी कलर कौन कौन हो गया, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपको लिखना है पीला। ये है आपका सियान, जिसको स्काई ब्लू कहते हैं आप। और ये है मैजेंटा, मैजेंटा। ठीक, यहाँ पे आएगा, मैं ले करके आऊँगा यहाँ पे कुछ इसको मिला करके। यहाँ पे एक श्वेत लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, श्वेत। ठीक ना, इसको भी कर लें, ऐसे भी कर लें। ठीक है, चलिए आइए अब समझ लिया हम लोग बात कर। यानी आपका जो द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीय रंग जो हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी रंग जो हुआ आपका कौन कौन हुआ, आपका हुआ सेकेंडरी कौन कौन, पीला, मैजेंटा, मैजेंटा बोलते हैं डीप रेड को, डीप रेड को मैजेंटा बोलते हैं, डीप रेड को क्या बोलते हैं, मैजेंटा, मैजेंटा। और सियान बोलते हैं स्काई ब्लू को। ये सेकेंडरी कलर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए पीला और मैजेंटा को जोड़िएगा तो ये लाल दे देगा। ठीक है, चलिए अगर आप क्या करिएगा, लाल और सियान को मिलाइएगा तो श्वेत देगा, नीला और किसको, पीला को मिलाइएगा तो आपको क्या देगा, श्वेत देगा। यानी इस तरह से कॉम्बिनेशन में है आपका जो है। अगर यानी प्राइमरी, हमारा प्राइमरी कौन कौन है, लाल है, हरा है, नीला है। इसको मिलाने के बाद हमारा जो है बैगनी कलर आने वाला नहीं है, बैगनी कलर नहीं आने वाला। तो आपका जो आंसर कह रहा है कि प्राथमिक रंग से मिलाने से दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से हमारा कौन रंग नहीं आएगा, तो नारंगी आएगा, हरा आएगा, नीला आएगा, बैगनी नहीं आएगा। ये याद रखिएगा, बैगनी नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा,
3 का सी नंबर इज आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के बाद भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, भूलिएगा नहीं। लाल को हरा से मिलाइएगा तो श्वेत देगा, लाल को नीला से मिलाइएगा तो श्वेत देगा। आए बात समझ में, ठीक है। लाल को सियान से मिला दीजिएगा तो क्या देगा, श्वेत देगा। ये सब ट्रिक आप याद रखिएगा। ये श्वेत हमारा बीच में है, इसको थोड़ा मैं वाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा ये बीच वाला श्वेत है। अब किसको किसको मिलाइएगा तो श्वेत दे देगा, ये आप पता कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ लाल को नीला को मिलाइएगा तो क्या देगा, मैजेंटा देगा। आई बात समझ में। मैजेंटा और हरा को मिलाइएगा तो क्या देगा, श्वेत देगा। कोई दिक्कत। नीला और पीला को मिलाइएगा तो फिर क्या देगा, यानी बीच वाला हमारा सेंटर है, इसको मिलाइएगा। यानी रटिएगा तो फंस जाइएगा, रटना कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और साइंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको एक भी चीज़ रटाऊंगा नहीं। जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी मैं कंसेप्ट देते हुए चलूंगा, टेंशन घबराना नहीं है। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। चलिए, बल की ऐसा मात्रा क्या होती है, तो बल की ऐसा मात्रा क्या होगा, तो बल का ऐसा मात्रा जो होगा न्यूटन होगा। यानी 1 न्यूटन, यानी न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का फॉर्मूला यानी आपका फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन फोर्स। इसी को अगर हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे, इसका ऐसा मात्रा को कितना 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या हो जाए, मास का होता है केजी और ए का होता है मीटर, एक्सलेशन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यानी आपको 1 न्यूटन बराबर ऐसे भी लिख सकते हो क्या, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका हो गया 1 न्यूटन के बराबर, ठीक है। कलर आ रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए इसको ले लीजिएगा आप, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ जाए न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, यानी फोर्स का, बल का सीजीएस यूनिट जो होता है, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर था कितना डाइन, 1 न्यूटन होता है 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। और यहीं पे पूछ दिया पास्कल, पास्कल किसका यूनिट है, तो पास्कल जो है दाब का एसआई यूनिट है पास्कल, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। यानी फोर्स जो है, फोर्स न्यूटन के कितने नियम से आया था, न्यूटन के द्वितीय नियम से फोर्स का फॉर्मूला आया था। फोर्स की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से आया था। संवेग न्यूटन के तृतीय नियम से आया था। और एक भी बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ जाए कि फोर्स जो है सदिश राशि है या अदिश राशि, तो आप याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, तो आपको पता होगा कि पानी जो जमता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस कितना के बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो पानी जो है जमेगा केल्विन ताप पर कितना में, तो 0 डिग्री सेल्सियस और इसी को 273.15 केल्विन, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, 273.15 केल्विन आंसर हो गया आपका। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता होगा कि रॉकेट का यानी क्या करते हैं, रॉकेट का वर्क करना ये न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। और न्यूटन के तृतीय नियम आप जानते हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। और न्यूटन के तृतीय नियम से ही संवेग का संरक्षण का नियम आया था। क्या आया था, संवेग संरक्षण नियम आया था न्यूटन के तृतीय नियम से, राइट। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग का संरक्षण आया था। और रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम को फॉलो करता है। तो आप कह सकते हो कि रॉकेट का वर्क करना संवेग संरक्षण के नियम पे वर्क करता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। संवेग से संबंधित और भी बात याद रखिएगा, संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी एम वी। और भी को आप लिख सकते हैं, अगर इसी को चेंज करना चाहे तो भी बराबर होता है एटीवी, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। तो आप यहाँ चेंज कर दीजिएगा। तो संवेग को हम लोग जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग पी से है। और एम भी तो होता, भी की जगह आप पुट करिएगा एटी, तो आपका क्या बन जाएगा, एम ए इंटू टी हो जाएगा। और एम ए को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू टाइम। यानी मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला आपका फोर्स इंटू टाइम भी हो जाएगा। यानी मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग जिसको आप कहते हो लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को हिंदी में कहते हैं संवेग, हिंदी में कहते हैं संवेग। और इसी का एसआई यूनिट अगर बात किया जाए तो मोमेंटम का एसआई यूनिट एक निकल करके क्या आएगा, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो ये भी एक यूनिट आपका बन गया मोमेंटम का। और यहाँ से जो पुराना फॉर्मूला है, यहाँ से एसआई यूनिट होगा, क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड।
घबराना नहीं है। यानी जिस तरह से प्रश्न आने की संभावना या प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए चलूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा जाए कि संवेग जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो ये सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होता और मैग्नीट्यूड भी होता, परिमाण भी होता। परिणाम एक होता है, एक परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होता है। इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, उसमें जो यानी उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अदिश राशि जैसे दूरी की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लंबाई की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ताप की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम बात करें आयतन की तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सब बात माइंड में रखते हुए चलिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा तो जो भी समस्याएं आपके माइंड में चल रही है वो सारी की सारी आपको समस्याएं दूर हो जाएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि जहां आपके माइंड में समस्या आएगी मैं वहां आपको खड़ा पाऊंगा। बस हमारे और आपके बीच जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो ओनली एक स्क्रीन का है। क्या है? एक स्क्रीन का है। लेकिन हम आपकी समस्याओं को क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि कहाँ आप फंसने वाले हैं, कहाँ दिक्कत है। यहीं पे आपसे अगर पूछ दिया जाता कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप फंस सकते थे। अगर ऑप्शन में न्यूटन सेकेंड दे दें तो आप इसमें फंस सकते थे, लेकिन मैंने उसको भी क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि केजी मीटर पर सेकेंड ही होता है। नहीं, इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये भी यूनिट हमारा बन सकता है संवेग का, मोमेंटम का। ठीक, और संवेग जो है, संवेग का संरक्षण न्यूटन के तृतीय नियम से फॉलो हुआ था। और रॉकेट जो है, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। इसीलिए रॉकेट के वर्क में जो कार्य होता है उसमें संवेग का संरक्षण सिद्धांत आधारित होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। मतलब क्या दे दिया है? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया। कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। जो दिया है उसको लिख लीजिए। और चाल जो है 36 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब स्पीड भी दे दिया है 36 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए, और उसके बाद क्या दिया है? इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करिए। मतलब आपसे लैम्डा पूछा, वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ दिया आपसे। और वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। और आप जानते हैं कि वेवलेंथ एक डिस्टेंस ही है। वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस ही है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। और डिस्टेंस का भी ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। वेवलेंथ बराबर, यानी आप जो है स्पीड बराबर क्या लिखते हैं? स्पीड बराबर लिखते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका डिस्टेंस की जगह क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है। तो डिस्टेंस को ही आप क्या लिख सकते हो? वेवलेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? सेम ही है। वेवलेंथ का यूनिट हो या डिस्टेंस का यूनिट हो, दोनों का यूनिट मीटर ही होता है, ऐसा यूनिट। इसलिए घबराएंगे नहीं। अब यहां से वेवलेंथ रोकिए, क्या लिखिएगा? तरंगदैर्घ्य रोकिए। तरंगदैर्घ्य रोकिएगा, लैम्बडा रोकिएगा, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड चाल इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम। चलिए, यानी चाल इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। चाल इंटू टाइम। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा तरंगदैर्घ्य। तो अब देखिए, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। 1/t होता है, ये याद रखिएगा। 1/t होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि 1 फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है। तो आप पुट करिए यहाँ पे, देखिए कैसे बनाइएगा न्यूमेरिकल। आप आ जाइए, लैम्बडा बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। टाइम का रेसिप्रोकल ही क्या होता है? यानी आप क्या लिख सकते थे? यहाँ पे टाइम लिखते आप लैम्बडा, इस टाइम को यहाँ हटा दीजिए, सिर्फ स्पीड रखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू 1/t लिख सकते थे, इंटू स्पीड हो जाएगा। चलिए, चाल, तो 1/t को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। 1/t को ही क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। 1/t को ही क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आपका चाल है। ठीक, तो लैम्बडा और 1/t की जगह क्या लिख दीजिएगा? 50। और बराबर कितना? चाल कितना? 36 मीटर पर सेकेंड। आप लैम्बडा रोकिए तो कितना हो जाएगा? 36/50 मीटर बाई सेकेंड है। और ये सेकेंड आपका जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसका जो सेकेंड है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सेकेंड से ये कट जाएगा, आपका बचेगा मीटर। तो 36/50, तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आएगा? 0.72 मीटर आएगा। इसको डिवाइड करिएगा, काट लीजिए यहाँ पे 0. मतलब आपका कितना? 0.72 मीटर आएगा। ये याद रखिएगा। यानी याद क्या रखना है? बस इस तरह के इक्वेशन बना लेना आपको।
ठीक है, फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा तो बन जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। हम लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? शक्ति का पावर, पावर बराबर था वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करेंगे तो वर्क जो होता है क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे W यानी V बाई क्यू होता है, क्या होता है? वर्क बराबर V बाई क्यू, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, और आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? IT, क्यू बराबर होता है IT। अब एक जगह पर यानी आप जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो पावर जो होता है VI भी होता है, क्या होता है? VI। और ओम्स लॉ से V इक्वल टू जो होता है IR होता है। ओम्स लॉ से क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से I रोकिए, तो I रोकिएगा क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बाई R हो जाएगा, V बाई R। तो यहाँ पे पुट करिए, P बराबर है, V तो रहेगा ही, I की जगह क्या रख दीजिएगा? V बाई R। तो एक फॉर्मूला बन गया इसका, क्या? V स्क्वायर बाई R। तो ये भी पावर का फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाई R, ये भी पावर का फॉर्मूला है। दूसरा VI तो होता ही है, ये भी पावर का फॉर्मूला है। अब यहाँ V रोक लीजिए, ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR। V की जगह क्या पुट कर दीजिए? IR पुट कर दीजिए, तो आपका पावर का एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, क्या? V की जगह क्या पुट करिएगा? IR। और पहले से I है ही, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर R। तो इसका मतलब आपका ये भी फॉर्मूला है, यानी तीनों सही है, आपका तीनों सही है। तो इनमें से सभी आप यह याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? मतलब एक डूबा हुआ चीज है और उत्प्लावन जो नीचे से फोर्स उस पर लगा रहा है, तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन फोर्स। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन। इंग्लिश में बात करें तो प्रोजेक्शन, और इसी को अगर हिंदी में बात करें तो ये उत्क्षेप होता है। क्या होता है हिंदी में? प्रोजेक्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? उत्क्षेप होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्क्षेप। 9 का B नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होता है? तो आपको पता होगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए, यानी केल्विन क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन होता है। आपसे पूछे, इसको रोकिएगा, डिग्री सेल्सियस रोकिएगा तो क्या हो जाएगा? डिग्री, बार बार जीरो ही लिखा जा रहा है, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? रोकिएगा तो केल्विन माइनस 273, यानी केल्विन, आपको अगर केल्विन दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस पता करना है तो उसमें से 273 को क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा, तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 273 घटाना पड़ेगा कब? जब आपको केल्विन में ताप दिया है और डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो आप घटाइएगा, क्या घटाइएगा? 273 घटाइएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस दे दिया है और केल्विन में पूछ रहा है तो आप 273 ऐड करिएगा। और यहीं पे अगर बात आपसे पूछ दिया जाए कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, तो ये याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है बराबर होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पे। और पानी का मैक्सिमम घनत्व जो होता है किस ताप पे होता है? तो पानी का मैक्सिमम घनत्व जो होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है मरकरी का होता है 13.6। ठीक है, मरकरी का 13.6 ये सबसे ज्यादा घनत्व होता है। आइए अगला प्रश्न में, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि आनुवंशिकता का बुनियादी इकाई जो है क्या है? आनुवंशिकता का बुनियादी इकाई क्या है? जीन है। ये कहां पाया जाता है? आपको डीएनए के अंदर। जीन के बारे में दूसरा याद रखिएगा, ये विरासत में मिलने वाला चीज है। विरासत में मिलने वाला चीज है, मतलब पेरेंट्स से ऑफिस में, यानी खानदानी ये आता है। क्या आता है? ये खानदानी आता है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीन का खोज किसने किया है, तो जीन का खोज आपने बताया फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ही जो है वही जीन का खोज किए हैं। तो आपको मेंडल साहब ने इसका खोज किया है। आपसे पूछा जाए, देखिए आपसे पूछा जाए कि एक जीनोम में कितना जीन होता है मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंदर एक जीनोम में यानी टोटल नंबर ऑफ जीन जो है पाया जाता है, उसी को हम लोग 1 जीनोम कहते हैं।
तो उसमें जो 30,000 करीब जीन पाया था एक जीनोम में, ये याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा जीन मानव शरीर के अंदर कौन सा है, तो आप याद रखें डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जो है, डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ी जीन है मानव शरीर के अंदर, डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ी जीन, ये याद रखिएगा। तो यानी जीन से संबंधित जो भी बात प्रश्न बन सकता था मैं बता दिया हूं। आपसे पूछे, अगर पूछे प्रश्न क्या कि विरासत में मिलने वाली कैरेक्टर लक्षण कौन सा है, तो वह जीन है। जीन पाया कहाँ जाता है, तो डीएनए में। एक जीनों में कितना जीन, तो एक जीनों में 30,000 जीन होता है। सबसे बड़ी जीन कौन सा है, तो सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग है, तो फेफड़े डैश यानी फेफड़े से क्या होता है, तो फेफड़ा का काम है श्वसन, रेस्पिरेशन, इसका ही प्राथमिक अंग है आपका श्वसन, रेस्पिरेशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी फेफड़ा जो है रेस्पिरेशन के लिए जो है अंग है। और शरीर, अगर आपसे पूछ दिया जाए मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पानी किस अंग में पाया जाता है, तो मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पानी जो होता है वो फेफड़ा के अंदर ही होता है, लगभग 83%। कितना, 83% जो होता है ये फेफड़ा के अंदर ही होता है पानी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर के अंदर किस भाग में फेफड़ा के बाद पानी होता है ज्यादा, तो आप याद रखिएगा मस्तिष्क। क्या याद रखिएगा, मस्तिष्क याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए तो किडनी की बात किया जाए, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतनी जानकारी के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार बता दूं, यहाँ पे पसीना, तो ये पसीना जो होता है, जो रिलीज होता है, पसीना किसके वजह से होता है, पसीना के लिए एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है स्वेट ग्रंथि। क्या नाम है, स्वेट ग्रंथि। ये मिठाई वाला नहीं है, ये स्वेट ग्लैंड है जो पसीना को क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक है, चलिए किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी पेन रिलीफ जो है, पेन रिलीफ के लिए जो आप मेडिसिन लेते हैं, ट्रेमेडोल लेते हैं आप, डोलो आपने नाम सुना होगा, डोलो 500, डोलो 600, तो यानी डोलो कॉम्बिनेशन जो होता है, डोल कॉम्बिनेशन, ये आपका पेन रिलीफ मेडिसिन है। और यहीं पे एनाल्जेसिक की बात करें तो एनाल्जेसिक या पैरासीटामोल की बात करें तो ये पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन जो होता है ये फीवर से संबंधित होता है, ये याद रखिएगा। देखिए प्रश्न आपको डॉक्टरी टर्म में भी आपको पूछता है प्रश्न, क्योंकि आपसे ये क्या एक्सपेक्टेशन ये भी रखा जाता है कि आपको इससे संबंधित जानकारी है कि नहीं, मतलब कौन सी दवा कब ली जाए, इसकी भी जानकारी आपको रखनी है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जानकारी के लिए कि इन केसेस कुछ ऐसी हो, दर्द महसूस हो, तो आप दवा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। देखिए आयोग आपके प्रति कितनी चिंतित है ना, चिंतित है कि नहीं है। यानी दर्द आपको हो, फिक्र आयोग का है कि आपको दर्द हो रही है काम से, किसी भी स्ट्रेस तनाव की वजह से, किसी भी चीज़ के आने जाने की वजह से जो समस्याएं जो आपके शरीर के अंदर जो दर्द उत्पन्न हो रही है, तो उससे निजात भी मिले, राहत भी मिले, इसके लिए आपको दवा की जानकारी, कंपोजिशन का पता होना भी ज़रूरी होना चाहिए। तो ये आयोग आपसे ये उम्मीद भी लगा रखी है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है, तो हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। और मैं इसको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजनियस गैस है, और इसके शरीर में आने से जो होता है यानी थोरेटिक कैविटी जो होता है यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसको ये ब्लॉकेज करता है। और ब्लॉकेज करने के कारण हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से, हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से जा मिलता है, और ब्लड जो होता है, ब्लड ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, जिस वजह से किसी व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकता है। यानी यही वजह है कि जो सांप अगर किसी को काट ले, तो सांप के काटने से, चूंकि सांप के विष में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अति होता है, ज़्यादा होता है, ये जब सांप जब डसता है, किसी को काटता है, तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और ये हेमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सीजन का संपर्क को क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण थोरेटिक कैविटी ब्लॉकेज हो जाता है और इंसान का ऑन स्पॉट डेड भी हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि सांप के काटने से किसी की मृत्यु हो गई, तो वजह यही है कि उसके अंदर यानी जो मनुष्य यानी जिस व्यक्ति को काटा है, तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, इसी वजह से उस व्यक्ति का क्या हो गया, मृत्यु हो गया है। किस वजह से, दम घुटने की वजह से, क्योंकि ये इसको जाम कर देता है, और जाम करने की वजह से आप सांस ले नहीं पाएंगे, और ले नहीं पाएंगे तो आपको दम घुटने की वजह से यानी जान जा सकती है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और यही कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है, तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्चतम समानता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, तो दूध में आपको पता होगा कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और वही जब दूध कन्वर्ट हो जाएगा दही में, तो उसमें भी वही एसिड होगा। भले अलग बात है कि एसिडिक के वैल्यू, पीएच वैल्यू घट बढ़ सकता है, मतलब दही जब बनेगा तो पीएच वैल्यू घटेगा, और दूध जब रहेगा तो उसका पीएच वैल्यू यानी दही के रेस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब दही जो है हाईली एसिडिक हो गया और दूध कम एसिडिक हो गया, ये याद रखिएगा। और उसमें जो एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड संबंधी मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब आप हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब आप हेवी व्यायाम कर लेते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, और आपके मांसपेशियाँ और मसल्स में कौन सा एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड भी बनता है। और लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही वहाँ की मांसपेशियाँ दर्द देने लगती है। अगर आपको नहीं प्रैक्टिकल करना है, तो आपका अगर प्रैक्टिस छूटा हुआ है स्पोर्ट्स का, खेलने का, तो आप कभी दौड़ लीजिए, कभी खेल लीजिए, तो आपको लैक्टिक एसिड की दर्द पता चल जाएगा कि आखिर दर्द क्या होता है, कितनी दर्द होती है लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरी है। ठीक, और ये बनाता है CH2O, कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, स्टार्च जिसको कहते हैं आप, स्टार्च बनाता है। तो ये याद रखिएगा कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, टूटता है, और इसी में से ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है कहाँ से होता है, ऑक्सीजन जो मिलता है मुझे वो जल से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, जल से, वाटर से। ठीक है, चलिए, यानी वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर ही ब्रेक करता है, और ब्रेक कर करके जो ऑक्सीजन मुक्त करता है वो वाटर में से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और भोजन के दौरान क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। और पौधे में जो स्टोर होता है फूड किस फॉर्मेट में होता है, स्टार्च के ही फॉर्मेट में होता है, मंद जिसको आप कहते हैं, मंद के रूप में। ठीक है, और अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में जो फूड स्टोर होता है कहाँ पे, लीवर में, किस फॉर्मेट में, ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है स्टोर। ठीक है, चलिए आइए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, तो आप याद रखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगर भारतीय पूछे कि भारतीय ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर ऑफ जो है ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, भारतीय, तो ये याद रखिए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये भारतीय है। ठीक है, MS स्वामीनाथन ये भारतीय है, ग्रीन रिवोल्यूशन के, हरित क्रांति के। एक कहानी बहुत दिलचस्प कहानी, क्या कहानी, जब डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को यानी इस क्रांति यानी हरित क्रांति, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन से जब एक जगत में क्रांति आया और गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो इनको बुला करके पूछा गया कि आप जो है ये जो आप कहते हैं जो सैलाब आया, गेहूं की इतनी उपज हो गई, इसके एवज में हम आपको कुछ इनाम और प्राइज़ देना चाहते हैं, बताइए आप क्या लेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है, उन्होंने कहा कि हमारी इस सफलता से, इस सिद्धांत से अगर फसल में बढ़ोतरी हुई है, गेहूं में पैदावार में बढ़ा हुआ यानी पैदावार में उपज में बढ़ोतरी हुई है, तो उससे यानी इस तकनीक के अपनाने से जो भी फसल यानी वृद्धि हो रही है, तो उस फसल को, उस अनाज को गरीबों तक तकसीम कर दिया जाए जहां तक भोजन नहीं पहुंच रहा है। बस हमारी इच्छा यही है। यानी आज के डेट में अगर कोई सफलता के लिए किसी को नामित किया जाता तो पूरा क्रेडिट अपने ले लेता और चाहता कि पूरी दौलत हम ही संभाले। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग साहब से ये लोगों को ये प्रेरित होना चाहिए और ये सीखना भी चाहिए कि आखिर उन्होंने कितनी बड़ी बात बताई कि जो भूखे, जो प्यासे हैं, यानी जो इनका जहाँ तक यानी जिन व्यक्तियों तक भोजन नहीं पहुँच रहा है, हमारी ये तकनीक से वहाँ तक वो भोजन पहुँचाया जाए, वो गेहूँ पहुँचाया जाए। ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग साहब थे। ठीक है, चलिए याद रखता है। यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है वर्ल्ड में, तो आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग साहब हैं। और अगर भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, और ग्रीन रिवोल्यूशन से गेहूं में यानी क्रांति आया, सैलाब आया, अति उपज हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा।
आइए अगला प्रश्न आते हैं। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो मधुमक्खी के डंक में कौन से एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल, या इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, घबराना नहीं है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब बताइए, जब एसिड ही है तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा होगा? लवण तो होगा नहीं, क्षार होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? अम्लीय होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। अम्लीय पाया जाता है। और इसको कम करने के लिए बहुत पुराने लोग पहले लोहा रगड़ देते थे, तो उनको पता है कि लोहा मेटल धातु जो है ऑक्सीजन से संपर्क करके धातु ऑक्साइड बनाता है, और वो धातु ऑक्साइड बाय नेचर क्षारीय होता है। पहले के लोगों को विज्ञान कौन बताया? जो पढ़े लिखे नहीं थे, सारी चीज़, यानी दादी की हम बात करें, दादी की बात करें, अम्मा की बात करें, तो उस समय की वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत एडवांस थे, बहुत जानकारी रखते थे हर एक चीज़ का। मतलब मधुमक्खी काट लिया तो लोहा रगड़ दिया जाता था, क्योंकि वो लोहा क्षारीय होता है और मधुमक्खी का डंक क्या होगा? अम्लीय होगा। जब दोनों मिलेगा तो लवण बना लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी विष, उसकी सपसपाहट, उसकी खुजलाहट कम हो जाएगी। ये हमारी माँ और दादी का ये थ्योरी कंसेप्ट था, और आज भी ये होता भी है और बिल्कुल सटीक है। यानी वही हम आश्चर्य भी करते हैं कि ये विज्ञान की बात उनको कैसे पता चला जो आज विज्ञान में पढ़ी जा रही है, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो ये स्टोचियन ट्यूब से है। ये आपका एयर ड्रम जिसको कहते हैं आप, एयर ड्रम, ये कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां भी जो है कान के अंदर वाली ही जो हड्डियां हैं वही पाया जाता है। उसका नाम क्या है? स्टेपीज नाम है। क्या नाम है? स्टेपीज नाम है, जो सबसे छोटी हड्डी है। और स्टेपिडियम यानी कान, उस हड्डी के पास जो मांसपेशियां पाया जाता है, सबसे छोटी मांसपेशियां ही स्टेपीज के ही पास है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। मियोब्रियम नहीं, मायोबेरियम है, मायोबेरियम, मायोब्रेयम, यमन, मायोब्रेयमन जो है ये आंख में पाया जाता है, आंख की ग्रंथि में पाया जाता है। और इसी की वजह से जब कोई नेचुरल वे में रोता है, यानी दिल से अगर कोई रोता है, तो उसकी आंसू जो होते हैं, ये नोज है, ये कान जो है, सॉरी नाक, इस नाक के दीवार से सट करके आंसू गिरते हैं। और जब रियल में रोया जाए, रियल में यानी दर्द से, दर्द भरी आंसू अगर गिरे, तो उसके आंसू के साथ साथ छींक भी होगा, सर्दी भी महसूस होगा। अगर ऊपर से रोई जाए तो यह छींक नहीं होगा, तो ये समझ लीजिएगा कि वो ऊपर से रो रहा है, दिल से नहीं रो रहा है। दिल से अगर रोएगा तो उसको आंसू के साथ साथ छींक भी आएगा, क्योंकि वो नोजल जो है अंदर वाला, उसको टच करते हुए आंसू गिरता है। और वही आंसू का मेंटेन करने वाला जो है मियोबेरियम ग्रंथि, जो आंख के अंदर पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी से आपका टीयर, आंसू वगैरह आते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए, डी, ई और के को छोड़कर बाकी सब के सब आपका विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। ये आपका फैट में घुलनशील है। और जल में घुलने से वाला कौन है? बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी ऑल और सी, ये आपका जल में घुलनशील है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। यानी निम्नलिखित कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है। ए, डी, ई, के ये फैट घुलनशील है, ठीक है। जिसमें से शुद्ध रूप से जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन बनता है वो विटामिन के है। आपसे पूछेगा अगर कि शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप में विटामिन बनने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है। डी भी बनता है, लेकिन ये आपका हमारा शरीर नहीं, यानी बाहरी सोर्स का भी योगदान होता है इसमें। जैसे सनलाइट की अगर बात करें, सूर्य प्रकाश की, तो सूर्य प्रकाश का भी रोल है विटामिन डी को बनाने में। लेकिन शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर जो बनने वाला है वो विटामिन के है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे पाया जाने वाला तत्व जो है वो आपका नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन, ये 78% है। और एक चीज और याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। अगर ऐसा प्रश्न अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि
ऑक्सीजन तो रिएक्टिव है, नाइट्रोजन तो यानी वाटर के साथ अगर संपर्क में आए तो ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो एट रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहा का रासायनिक प्रतीक है आयरन, Fe, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करता है और परमाणु भार को ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो डेकेन का फॉर्मूला होता है C10H22। ठीक है, C10H22 यानी एल्केन ग्रुप का है, CnH2n+2। डेकेन कह दिया तो मतलब n का वैल्यू कितना 10 होगा, और पुट करिएगा तो C10 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 10 दूना 20। और ये जो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन सॉरी ये दो जुड़ेगा, दो वाला जो नंबर है ये हाइड्रोजन की ही संख्या में जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 22। यही पूछा आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 को रासायनिक सूत्र जो है इसको कहा जाता है आपका बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे यहां पे कम होना चाहिए? सबसे कम है, तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम जो है आपका नियोन का है। ठीक, अगर इसमें ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा आपका इसमें इसके अकॉर्डिंग बोरोन का है, उसके बाद आपका डी सोना का है, उसके बाद आपका कैल्शियम का है, बी सबसे कम आपका नियोन का है, ये याद रखिएगा ऑर्डर। ठीक है, चलिए यानी नियोन का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NH4 अमोनियम का और नाइट्रेट का NO3, ये याद रखिएगा। NH4 और NO3 ये आपका आंसर, फॉर्मूला बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं और Fe+2 हो बन गया है, तो आयन में कितना यानी आयन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो अब बताइए आयरन इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले था कितना? पहले था 26, 2 लॉस हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 24, प्रोटॉन 26 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा घट जाएगा, +2 लॉस कर, यानी लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन। 26 था, अब हो गया है 2 लॉस कर दिया तो बच गया 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या वह गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा, और इकलौता ही आंसर है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और इसी 30 क्वेश्चन के साथ आपका जो है सेट 19 कंप्लीट होता है। लगातार ज्ञान घर से बने रहिए, यूट्यूब चैनल पे आपका लगातार सेट जा रहा है। किसी भी तरह की कोई समस्या है आप आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपकी कमेंट को जो है देखूंगा भी, पढ़ूंगा भी। और ये सेट के साथ आपका जो है आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की भय और अधूरी इच्छा ही हमें दुखों का कारण होता है। ये बात स्वामी विवेकानंद की है। इसलिए न किसी प्रकार की भय रखिए, न अधूरी इच्छा रखिए। आपके पास ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल से साइंस का, सामान्य विज्ञान का सेट जा रहा, बिहार एसएससी का, लगातार बने रहिए। यानी किसी भी प्रकार की भय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का है, आप बिल्कुल सही कहे। अधूरी इच्छा नहीं रखिए और किसी भी प्रकार का भय भी अपने अंदर मत रखिए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को देखिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए भी। थैंक यू सो मच।